नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बवाल आ गया है और अगर आप बहुत पहले से कम 1 साल के पहले से आप प्रतिपक्ष फॉलो करते होगे, देखते होगे, सुनते होगे, तो आपको इसमें कोई नई बात है ऐसा नहीं लग सकता, क्योंकि कम से कम 8-10 महीने से मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि राज ठाकरे ये छुपा रुस्तम है। ये कब एक बवाल बनकर उभरेगा, एक क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ बनकर सामने आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। उस वक्त मैं बोल रहा था, वो महाराष्ट्र के राजनीति में एक्टिव लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए मैं बोल रहा था कि ये चुपचाप रहते हैं, ये डेंजरस होता है। चुपचाप अगर जो इंसान बार बार बातें करने वाला था, बड़बोला था, राज ठाकरे, अगर हम 4-5 साल पीछे जाए, 3-4 साल पीछे जाए, 10 साल पीछे जाए, तो बहुत बड़बोले नेता हुआ करते थे। लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ ये एकदम चुपचाप हो गए, मानो मौनी बाबा बन गए। और ये मुझे हजम नहीं हो रहा था। इस नेता के दिमाग में कुछ तो चालू है। 2014 के बाद आहिस्ते आहिस्ते मोदी युग शुरू हो गया, तो इनकी राजनीति महाराष्ट्र में पीछे पड़ती गई और उसके बाद वो बड़ी जोर शोर से कुछ करना चाहते थे, लेकिन फंस गए। और उनको किसने फंसाया ये आज बताने की ज़रूरत नहीं है। ये शरद पवार के चंगुल में फंसते गए और इनकी पार्टी देखते देखते 0 होने तक पहुंच गई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत जल्दी इनकी समझ में आ गया कि पवार साहब किसी की सराहना करते हैं तो सबसे बड़ा धोखा होता है। पवार साहब ने किसी की पीठ थपथपाई, किसी के कंधे पर हाथ रखा, तो उसे दुश्मन की ज़रूरत नहीं रहती। इसकी जीती जागती मूर्त राज ठाकरे है। हमने देखा था 2019 का चुनाव आने तक 1-1.5 साल से राज ठाकरे हमेशा शरद पवार की संगत में रहते थे और मानो शरद पवार की कठपुतली बनकर ही वो जो कुछ कर रहे थे वो कर रहे थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बड़ी बड़ी सभाएं लेकर बवाल खड़ा कर दिया था। लेकिन उसके बाद विशेषतः 2019 के आखिर में हुआ विधानसभा चुनाव, उसके बाद राज ठाकरे समझ उनको आ गई कि पवार सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। पवार आपको चने का झाड़ पर चढ़ाएंगे, पवार आपकी सराहना करते हैं तो उनके इस्तेमाल के लिए करते हैं। आज अगर उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया तो उद्धव ठाकरे सिर्फ चीफ मिनिस्टरशिप देख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का भविष्य खत्म होते जा रहा है। यहाँ उद्धव ठाकरे का ध्यान भी नहीं है। और आप अगर 2.5-3 साल पीछे चले जाए तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल यही बात राज ठाकरे के साथ हो रही थी। लेकिन राज ठाकरे बहुत जोर शोर में थे। आपको याद होगा तो ईवीएम का मामला जितना राज ठाकरे ने जोर शोर से उठाया था, उसके बाद वो चुनाव आयोग से मिलने गए थे, चुनाव आयुक्त से मिले थे। बहुत सारे विरोधी नेता भी आज जो सत्ता में बैठे वो उस वक्त विरोधी नेता हुआ करते थे। उसमें छगन भुजबल हो गए और कई लोग हो गए, बहुत सारी पार्टियां जो आज जोर शोर से बोल रहे राज ठाकरे को अरेस्ट करो, राज ठाकरे पर कार्रवाई करो। ये बोलने वाले सब नेता 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच उसी राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ईवीएम चुनाव वोटिंग मशीन जो है उसमें कैसी गड़बड़ है, इसके बारे में लीड किसने लिया था? राज ठाकरे ने लिया था। उनके आसपास छगन भुजबल आपने देखा होगा,
एनसीपी के नेता देखे होंगे, कांग्रेस के नेता देखे होंगे। मुंबई की पत्रकार संघ के हॉल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके सेंटर में बैठे थे राज ठाकरे, और उनके दो तरफ कौन बैठे थे? जो आज बोल रहे इसी राज ठाकरे को अरेस्ट करो, जिसके साथ ये लोग 2.5-3 साल पहले बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते राज ठाकरे का दिमाग ठिकाने पर आ गया। उनको पता चल गया शरद पवार सिर्फ इस्तेमाल करते। शरद पवार जो अक्षर है, अगर उनमें जो लेटर है ये अक्षर हम आगे पीछे कर दे तो पवार में ही हम वापर, मराठी में वापर का मतलब इस्तेमाल होता है। पवार, इनका सरनेम जो है ये असल में वापर होना चाहिए। लोगों का वापर करते, इस्तेमाल करते और कचरे के ढेर में फेंक देते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दरमियान जो कुछ हो गया और उसके बाद की राजनीति हुई, इससे राज ठाकरे बहुत कुछ सीखे हैं। और मैं मानता हूँ, इस पर मराठी में मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है, आज जो कुछ राज ठाकरे कर रहे हैं वो अगर हमें समझना है तो हमें बिहार की राजनीति की तरफ मुड़ना होगा। आपको याद होगा कि 2004 से 2009-10 तक आहिस्ता आहिस्ता करते हुए रामविलास पासवान राजनीति से अंतर्धान हो गए थे, गायब हो गए थे। 2009 के चुनाव में वो खुद भी हार गए थे। बीजेपी और नीतीश कुमार, इनकी जो अलायंस थी, उसके सामने लड़ते लड़ते लालू तो ढेर हो गए थे, लेकिन पासवान का सुपड़ा साफ हो गया था। और ये पासवान कौन है? यही पासवान थे, रामविलास पासवान, जो 2001 में वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। और मोदी और गुजरात का दंगा, ये कारण लेकर इन्होंने 2002 में वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया था, निकल गए थे। या तो मोदी को हटाओ गुजरात से, या तो मैं चला, और वो निकल गए। लालू के साथ गए, सोनिया के साथ गए, कांग्रेस के साथ गए। और 2002 से लेकर 2009 तक इतनी चरम पर थे रामविलास पासवान कि रामविलास पासवान को वात कुक्कुट माना जाता था कि राजनीति की हवा किस तरफ बहती है ये रामविलास पासवान बोल सकते हैं, ऐसा माना जाता था। उन्होंने वाजपेयी के साथ छोड़ा, बीजेपी का साथ छोड़ा, एनडीए का साथ छोड़ा और कांग्रेस के साथ चले गए। और 2004 में बीजेपी हार गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई, सोनिया जी के इशारों पर चलने वाला प्राइम मिनिस्टर देश में आ गया। और उसमें भी रामविलास पासवान मिनिस्टर थे। लेकिन 2009 आते आते रामविलास पासवान और लालू, इनमें ही झगड़ा पैदा हो गया। और 2009 के चुनाव में रामविलास पासवान बिहार की राजनीति से ओझल हो गए, गायब हो गए, क्योंकि वो खुद भी हार गए। नीतीश और बीजेपी ने बिहार की राजनीति में इतना बड़ा झंडा गाड़ दिया कि पासवान राजनीति से ओझल हो गए। ना लालू उनको पूछ रहे थे, ना नीतीश उनको साथ ले रहे थे। और उसी पासवान को 2014 में राजनीति में फिर से वापसी करनी थी, तो उनको उसी नरेंद्र मोदी का साथ देना पड़ा। वो शरण गए उस नरेंद्र मोदी को जो प्राइम मिनिस्टर बनने निकले थे, जो नरेंद्र मोदी पासवान को चीफ मिनिस्टर की जगह पर नहीं चाहिए थे, उसको ही प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए रामविलास पासवान आगे आए, एनडीए में शामिल हो गए। और मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उनके सरकार में पासवान मिनिस्टर बन गए थे। तो ये दोस्तों राजनीति होती है। जब आपको याद होगा
कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, रामविलास पासवान ओझल हो गए थे, तो उनको अपना रिवाइवल करने के लिए, फिर से राजनीति में वापसी करने के लिए मोदी का साथ देना पड़ा था। याद है ना आपको? बिल्कुल वही राजनीति महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। मोदी के खिलाफ जाकर जो पार्टी खत्म हो गई है 2004 से 2019 तक, 2014 से 2019 तक, उस समय उद्धव ठाकरे अपने रिवाइवल के लिए, वापसी के लिए उसी मोदी जी के साथ थे और स्ट्रांग हो गए। और राज ठाकरे जिन्होंने शिवसेना का नुकसान किया था, वो तो राजनीति से ओझल हो गए। और अब बात यह हो गई है कि उसी राज ठाकरे को बीजेपी के साथ आने की गुंजाइश कितनी है, इसकी जांच करनी पड़ रही, पड़ताल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के साथ जाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का रिवाइवल होगा, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के राजनीति में रामविलास पासवान हो रहे हैं। जिस बीजेपी का हाथ पकड़कर लालू से गुस्सा है, पासवान से गुस्सा है नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ होकर जिन्होंने बिहार में अपनी राजनीति चमकाई, बिहार के बड़े नेता हो गए, वही नीतीश कुमार जब 2013-14 में मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए, तो उनका तो सफाया हो गया। लेकिन उसी चुनाव से रामविलास पासवान वापस आ गए राजनीति में। तो लेकिन उस वक्त ये भी बोला गया था कि जिस रामविलास पासवान अगर मोदी जी के साथ आ रहे तो ये हवा का रुख जानते हैं, मोदी जी जीतने वाले हैं, इसीलिए पासवान मोदी के साथ आए। आज अगर राज ठाकरे बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति कहाँ घूम रही है, हवा किस दिशा में जा रही है, इसका आपको पता लग सकता है। क्योंकि जिनको अपने पार्टी का, अपनी राजनीति का रिवाइवल करना है, सर्वाइवल करना है, वापसी करनी है, तो उनको मोदी के साथ जुड़ना ही पड़ता है। और पिछले 2014 या 2013 से लेकर आज तक हम देखें तो भारत की राजनीति इस ढंग से चली है, जिनको वापस आना है, राजनीति में वापस आना है, उनको मोदी के साथ ही आना पड़ता है। हाँ ठीक है कि भाई रिवाइवल होने के बाद कुछ लोगों को मस्ती आ जाती है और वो अपने आप आत्मघात करते हैं, खुद को ख़त्म कर देते हैं। नीतीश कुमार की यही बात थी। 2014 में वो मोदी के खिलाफ गए और बिहार से उनका सुपड़ा साफ हो गया था। फिर 2017 में उसी मोदी के साथ आ गए, उनका रिवाइवल हो गया। आपको याद होगा तो 2004 में इसी ढंग से मोदी को हटाओ नहीं तो मैं एनडीए छोड़ता हूं, ऐसी धमकियां देते देते आंध्र प्रदेश के चंद्राबाबू नायडू एनडीए छोड़कर चले गए थे। क्या हुआ? उसके बाद 10 साल तक, 2004 से 2014 तक चंद्राबाबू आंध्र की राजनीति में खत्म हो गए। उनको भी रिवाइवल के लिए 2014 में मोदी जी के साथ आना पड़ा। जो आज आंध्र के चीफ मिनिस्टर है जगनमोहन रेड्डी, उनके पिताजी राजशेखर रेड्डी, इन्होंने 2014 में चंद्राबाबू नायडू का सुपड़ा साफ किया था। कांग्रेस का रिवाइवल हो गया था आंध्र प्रदेश में। लेकिन उससे उभरने के लिए चंद्राबाबू नायडू मोदी की शरण में आए और 2014 में उनका रिवाइवल हो गया। लेकिन उनको इतनी मस्ती आ गई कि वो 2018 में मोदी पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस के लिए हीरो बन गए और आज कचरे के ढेर पर जाकर पड़े। बिल्कुल उसी ढंग से महाराष्ट्र की राजनीति में
चंद्रबाबू नायडू के नक्शे कदम पर, नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर आज उद्धव ठाकरे चल रहे, जिनको 2009 के चुनाव में एमएनएस राज ठाकरे के राजनीति के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उनको रिवाइवल के लिए मोदी की वेव, मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाना पड़ा और 16 और 18 एमपी आज शिवसेना के हैं। वो शिवसेना कभी भी इसके पहले नहीं ला सकी थी, लेकिन मोदी वेव थी, मोदी की लहर थी, इसलिए इन्होंने जीता है। और जीतने के बाद वही चंद्रबाबू मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और आज वही शिवसेना बीजेपी और मोदी के खिलाफ बातें कर रही, तो करने दो, कोई बात नहीं। ये समय का पहिया है। कंगना रनावत ने कहा था ये समय का पहिया है, एक जगह नहीं रहता, ये घूमता रहता है। और जब सामने आके खड़ा हो जाता है तो देखिए क्या होता है। रिवाइवल चंद्रबाबू का भी हुआ था, लेकिन जब उनको मस्ती आ गई, जो खुद का नहीं है उसका श्रेय लेकर वो मोदी से ही भिड़ने लगे, उनका क्या हो गया आप देख सकते हो। रामविलास पासवान भी एनडीए में आए तो उनके बेटे चिराग पासवान ने उनको एनडीए में लाया था, लेकिन पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में वही चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ लड़ने में खड़े हो गए विधानसभा के चुनाव में, और उनकी हालत क्या है आप देख सकते हो। लेकिन चंद्रबाबू नायडू हो या पासवान हो, इनका जो रिवाइवल है ये एक उदाहरण है। राजनीति में हम इतिहास इसलिए देखते हैं कि क्या हमको सिमिलैरिटी, समानता मिलती है। जब हम नीतीश कुमार को देखते हैं तो उसी तरीके से हमको चंद्रबाबू नायडू को देखना पड़ता है और हमको उद्धव ठाकरे को देखना पड़ता है। तो आज अगर राज ठाकरे का मूल्यांकन हमें करना है, राज ठाकरे को समझना है, राज ठाकरे क्या कर रहे हैं समझना है, तो बिल्कुल सीधी सादी बात है। राज ठाकरे महाराष्ट्र के रामविलास पासवान बनना चाहते हैं, जिन्होंने दोस्त बनकर दगा दिया, उनको छोड़कर फिर से मोदी के पास आना, इसका मतलब ही रामविलास पासवान होता है। मोदी का फायदा उठाकर मोदी से या बीजेपी से दगाबाजी करना, उसका मतलब नीतीश कुमार होता है, चंद्रबाबू नायडू होता है। तो महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं की जो राजनीति चल रही है वो अगर हमें समझनी है तो उनको पासवान समझना पड़ता है, नीतीश कुमार समझना पड़ता है, चंद्रबाबू को समझ लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज पिछले कुछ महीनों से राज ठाकरे जो कुछ कर रहे हैं वो अगर हमको बारीकी से समझना है तो हमें रामविलास पासवान की राजनीति समझना ज़रूरी है। दोस्तों, आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।